लाखौँमा एक होस् साँच्चै विशेष होस् सङ्लो पानी झैँ होस् सानी बानी म भन्दा नि पुरा बुझोस् मनका कुरा ऊ त होस् मेरो आँखाको नानी। छन् दिदी कोही छैन। स्वागत छ सबैजनालाई, वेलकम। थैंक यू। फर्स्ट त परिचयबाटै जाउँ, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ना। My name is Nico Brennan and I'm the Pakistani professional wrestler, and right now I'm signed with Revolution Eastern Wrestling (REW) and I'm the top current champion of that promotion. This is REW World Heavyweight Championship and I'm holding that title from 2022, almost 900 plus days, and defended it against almost 24 plus wrestlers. And now I'm also here to defend this to again. But this time I'm going to defend it against Indian professional wrestler. ओके, चौथो बार आया है ना नेपाल आप? Exactly, yes. कैसा लगा नेपाल? यहाँ से शुरुआत करते हैं। नेपाल देखिए, चौथी बार आना ही इस सवाल का आंसर है क्योंकि मुझे अब तक मतलब नेपाल बहुत अच्छा लगा। और एक तो ये है कि अच्छा लगने का रीज़न ये है कि ये एक पहाड़ी कंट्री है। हाँ। और मुझे ठंडी जगह और पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तो गर्मी का मौसम है लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ अभी भी ठंड है। हाँ। वहाँ तो हम तरस रहे थे कि थोड़ी हवा ही चल जाए, इतनी गर्मी है उधर अभी। तो यहाँ मौसम आते ही कल जब बारिश हो रही थी तो बड़ा मतलब एंजॉय किया मैंने तो बारिश में, इतने टाइम के बाद बारिश देखी। पाकिस्तान में पानी का अभाव है? नहीं, पानी तो सही है। 2-4 महीने आगे तक इंडिया के समाचार ने बोला था कि इंडिया ने पानी रोक दिया, तो पाकिस्तान में पानी का हाहाकार है। नहीं, पानी देखें ये तो एक सिस्टम है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं से आ रहा है वो भी, क्योंकि ये देखें एक समंदर है और दरिया है, ये बॉर्डर को थोड़ी देखता, ये तो कहीं का फ्लो कहीं पे है, तो कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पानी तो है पाकिस्तान में भी, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है। हाँ, बाकी जहाँ तक पानी का जो मसला है वो तो पूरी दुनिया का है, और आगे सुना है कि अगर वर्ल्ड वॉर कभी हुई तो वो पानी की वजह से ही होगी, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं, वो फिर काफ़ी कंट्रीज में, क्योंकि देखिए वर्ल्ड का पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा, तो समंदर भी अपना रुख बदलता है, तो इस तरह जो है वो तो पूरी दुनिया का इशू है, सिर्फ पाकिस्तान का। ओके, नेपाल के क्या अच्छा लगा आपको? नेपाल में सब कुछ अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का सबसे बेहतरीन यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। और फूड कोई स्पेशल फूड है आपको अच्छा लगा? फूड तो देखें नेपाल के मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है और वो मैं पाकिस्तान में बिकना शुरू हुआ है, लेकिन जब मैं वहाँ खाता हूँ ना तो लिटरली मैं कहता हूँ ये मोमोज है ही नहीं। हाँ। रियल मोमोज नेपाल में ही बनता है। हाँ, मोमो अच्छा लगा। ठिक छ बाउ दिदी, के छ खबर? अब तपाईँको 2जना साथीहरू देखिरहेको छु होइन, एकजना कतारबाट आउनुभएको छ होइन, एकजना साउदीबाट, सरी एकजना पाकिस्तानबाट आउनुभएको छ। कोसँग फाइट गर्दैछ तपाईँ? पाकिस्तानको पहिलो रेस्लर हुनुहुन्छ उहाँ, इन्टरनेसनल। हजुर, उहाँ साउदीको पहिलो इन्टरनेसनल रेस्लर। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ मैले इन्डिया र अहिले पाकिस्तानको जुन लडाइँ छ होइन, अनि एउटा इन्डियनले समथिङ सूर्यले उसको च्यालेन्ज गरा था, मैं पाकिस्तान आतंककारी को हराऊंगी, नेपाल तो आऊँगी, ऐसे वीडियो बनाकर मुझे सेंड करा था। इसलिए मैंने वो कोबू को बोला नेपाल आओ, उसके साथ वीडियो बनाने, बोलेगा हाँ मैं उसको हराएंगे, ऐसे बोला था। ने उसको इन्वाइट किया, उसको भी इन्वाइट किया। अब कसको लडाइँ हुन्छ? अब 2जनाको चाहिँ अब इन्डियनसँग फाइट छ। महिला रेस्लिङ फाउन्डेसन प्राङ्गणमा हाम्रो त्यस्तो ठुलो ग्रान्ड शो त होइन, स्मल शो, यिनीहरूको लडाइँ हेरौँ भनेर चाहिँ मैले। अब यो चाहिँ देशकै लडाइँ भइरहेछ होइन, पाकिस्तान र इन्डियाको। अब व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू, कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो व्यक्तिगत देशको दुश्मनी पनि डराएर नआउन पनि सक्छ होइन। अब बढी त प्राय अब इन्डियनहरू बढी भुक्छन् मात्र, तर त्यसो नभनी पनि त्यस्तो गरिरहेको हुन्छन् क्या धेरैजनाले चाहिँ। अस्ति नै पनि एकजना त्यस्तै गरेर उसँग आएन डराएर। अब हेरौँ के हुन्छ उनीहरूको। के लाग्छ, इन्डियाको मान्छे आएर फाइट गर्छ जस्तो लागिरहेको? आउँछ होला नि। वो खै के आपको क्या लगता है, इंडियन से आपका जंग होना है? मैदान वाला या रिंग वाला? रिंग वाला।
मैदान वाला वो वाइब्स भी मिक्स करके। देखिए मैदान वाली जिम्मेदारी तो आर्मी की है, तो इसलिए उसके बारे में तो नो कमेंट। हमारी जिम्मेदारी रिंग की है। रिंग में मैं पहले भी इंडिया के अगेंस्ट 2-0 से अनडिफीटेड हूँ, और इस टाइम जो है मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि शायद इंडियंस डर रहे हैं मुझसे लड़ने से। तो मैं तो इंतज़ार में हूँ, मैं तो यहाँ पहुँचा हूँ। उसने मुझे बोला था कि आप पिछवाड़ा दिखा के भागोगे तो मैं पीछे से ही मारूंगा। तो अब देखते हैं, मैं तो इधर आके बैठ गया हूँ, वो आता है या नहीं आता ये उसके ऊपर है। क्योंकि इस दफ़ा ये जो मैच है ये एक प्रेस्टिजियस फाइट है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैदान में भी जंग चल रहा और रिंग में भी जंग का ऐलान जब उसने चैलेंज दे के किया तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, आई विल बी ऑन द लोकेशन एंड आई विल आंसर यू ऑन द लोकेशन इनसाइड द रिंग एंड आई विल एक्सेप्ट माय चैलेंज फॉर माय REW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, because this is my prestige, this is my respect, this is my everything. Even it is more than my any country for me. Okay. I love my title and I will defend it against him, and no one will take it away from me. ओके ल हामी पनि त्यो जङ हेर्न धेरैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला होइन भगे दिदी। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कसले अब जित्ला? पहिला पनि कोबुले जितेको थियो, पहिला पनि एकजना गोपाल शर्माले तँलाई हराउँछु तँ भने के नथिङ भनिरहेको थियो। त पछि उनीहरूको फाइट हुँदा फर्स्ट गेम पनि जितेकै थियो। अब यो अहिले चाहिँ अब दुईजनाको दुईवटा कन्ट्रीको लडाइँ भएको कारणले गर्दाखेरि त आतङ्कवादीको मे हराउँगी त नेपाल त आएर हेर भनेर चाहिँ अब उसलाई च्यालेन्ज गरेको भएर ऊ आइसकेको छ, तर ऊ चाहिँ आएको छैन। के भनेछ उसले? रेस्पोन्स गर्यो होला नि त? रेस्पोन्स आउँछु भनिरहेछ, आउँछु भने अब 7 तारिकको थाहा हुन्छ सबै कुरा। इन्डियाबाट त सजिलो छ नि त फ्लाइट, त्यही दिन पनि आउन सक्ने। पाकिस्तानबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब फेरि हाम्रो नेपालको चाहिँ मित्र राष्ट्र भनेर पनि भनिन्छ नि त भारतलाई, त्यो भएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ इजी होला होइन। अनि पाकिस्तानी भन्ने बित्तिकै कस्तो आतङ्ककारीको ट्याग लगाइदिन्छ तपाईँ भने जस्तै है। एकदमै तपाईँ आफैले सङ्गत गर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? होइन यस्तो हो, अब छिमेकी देशमा त्यसरी डोमिनेट गर्नु राम्रो होइन। अब जता नि समाज त्यस्तै छ। हाम्रो रेस्लिङमा त कतिजना डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ, मलाई exactly. एउटा मेरै विद्यार्थीहरूले गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो अलिकति राम्रो संस्कारमा नहुर्केको, राम्रो ऊ नभएको कारणले गर्दाखेरि, शिक्षा नभएको कारणले त्यस्तो शब्द बोलेको होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। अनि पाकिस्तानी भनेबित्तिकै साँच्चीकै एउटा पाकिस्तानको फर्स्ट रेस्लर हो, इन्टरनेसनल रूपमा उसले हराइसकेका मान्छे हो होइन। त्यस्तो व्यक्तिलाई अब उसले च्यालेन्ज गरेर एउटा सामान्य प्लेयरले च्यालेन्ज गरेको भएर ऊ ठिक छ म आउँछु हेरौँ के गरेर कतिको दम रहेछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ ऊ आइसकेको छ। अनि त्यहाँनिर देशकै पनि रिस मोलिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? देश देशको जुन लडाइँ थियो नि मोलिन्छ नि। अब उनीहरू झन्डा लिएर खेल्छन्। अब उनीहरूको अब व्यक्तिगत अब मतलब अब राजनीति रूपमा पनि लडाइँ भएको बेलामा रेस्लिङको पनि लडाइँ हुँदैछ नेपालमा। अब तर लास्टमा चाहिँ मिलाएर पठाउनु होला है एउटा। उहाँहरूको हेरौँ गेम कस्तो हुन्छ होइन। आपको भी स्वागत है, परिचय दीजिए ना। थैंक यू। मैं अतर जाहिद हूँ, करंट इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियन, और लास्ट टाइम मैं नेपाल आया था 4 अक्टूबर 2024 को। ये मैंने इंडिया को हराया था और ये टाइटल जीता था इंडिया से। तो मैं दोबारा नेपाल आया हूँ। अभी मेरा मैच जो इंडिया के साथ ही है, ये टाइटल डिफेंड करने आया और इंशाल्लाह मैं दूसरी दफा भी इंडिया को हराऊंगा और पूरे पाकिस्तान को प्राउड करूंगा। पाकिस्तान के आपके हिसाब में लव है पाकिस्तान? बिल्कुल है, बिल्कुल। पाकिस्तान हमारा कंट्री है और जिस तरह हमें, जैसे आपने भी बात की कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों पोर्ट्रे किया जाता है, तो हमारे जो एनिमीज है वो तो स्टार्ट करेंगे ना, वो क्यों इन चीजों से पीछे रहेंगे। तो मेरा मानना है एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपने कंट्री का एम्बेसडर भी होता है। वो जहाँ जाता है अपने एक्शन से, बिहेवियर से, कैरेक्टर से वो अपने कंट्री की इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मेरा यही कोशिश होता है कि मैं जहाँ जाऊँ पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाऊं और दिखाऊं कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं और इन चीजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम अमन चाहते हैं। आपको इंडिया से कोई दोस्त है कि नहीं? किनकि पाकिस्तान और इंडिया तो दाई भाई बोलता है ना। बिल्कुल। बेसिकली मेरा सारा सऊदी बैकग्राउंड है, तो मैं सऊदी बोर्न हूँ, तो वहाँ पे तो मेरा बहुत सारा इंडियन दोस्त ही है। पाकिस्तानियों से ज्यादा मेरे इंडियन दोस्त हैं। तो इंडिया से तो बहुत देश के लेकर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि नहीं? बस ये जिस तरह इंडियन पोर्ट्रे करते हैं और जिस तरह भी उसने मुझे चैलेंज किया कि जिस तरह के वर्ड्स उसने यूज किए, आई डोंट थिंक सो कि एक स्पोर्ट्समैन को ये चीजें सूट भी करती हैं बोलना, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन अपने कंट्री का, जैसे मैंने बताया, एम्बेसडर होता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि उसको ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हारा जवाब मैं तुम्हें आके रिंग में दूंगा और दिखाऊंगा पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। कोई से कम नहीं है। बिल्कुल। तपाईको पनि परिचय दिनुस् न। नमस्ते, मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो। ए हजुर। पहिला एक्स आर्मी हो पहिले। एहे। अनि बिचमा जब गर्दै थिएँ म।
अनि उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ। ए। मेरो गुरु उहाँलाई सलाम छ। मेरो चाहिँ रेस्लिङको गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दाखेरि मैले अहिले 10-12वटा भन्दा बेसी नै गेम खेलिसकेँ। यो उमेरले छेक्दैन? अब हजुर त किनकि रिटायर्ड भयो 54 वर्षको उमेरमा रेस्लिङ सिकेको। अब म होइन अहिले त यङसँग फाइट गर्दाखेरि सास फुल्ने मैले हाम्रो अर्को एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अब ताइक्वान्डो प्लेयर हाम्रो प्रेम दाईलाई मैले सम्झेँ सास फुलेर आउँछ कहिलेकाहीँ आफूभन्दा सानासँग खेल्नुपर्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ उमेरको हिसाबले? उमेरको हिसाबले यस्तो हुन्छ अब के हुन्छ भने आफू अलिकति फिजिकल फिटनेसमा रहिरहेर आफ्नो डाइटको ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ आफ्नो डाइट चाहिँ लिइरहेको छ भने त्यसमा कुनै अहिलेसम्म मलाई फरक परेको छैन। म अब 2027 सालको हो, खास गरी 25 सालको चाहिँ छोरा आइदिएर बनेको होइन। त्यसमा भन्दाखेरि अहिले भन्दाखेरि अब 56-57 वर्षको त्यस्तै मेरो मम्मीसँगै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले 53 वर्षको उमेरमा सिकेको रेस्लिङ। 1 महिना खेल्ने बित्तिकै उहाँले इन्डियनसँग खेल्नुभयो, पाकिस्तानीसँग खेल्नुभयो, अमेरिकनसँग खेलिसक्नु भएको छ। अनि त्यसको अहिलेसम्ममा मलाई अब उहाँले नै हो मलाई सुरु गराउनु। सुरुमा अमेरिकासँग खेल्यो, त्यो टिम हामीले नै जित्यौँ। अनि पाकिस्तानसँग खेल्यौँ होइन, पाकिस्तानहरूलाई पनि जितेको छु। नेपालीहरू बहादुर हुन्छ भन्छ नि त। पाकिस्तान जितेको छु। नेपालमा धेरैहरू खेलसँग खेलेँ, धेरै गेम जितिसकेँ मैले। खासै गरी अब 1-2टा गेम चाहिँ कुनै अब ड्र हुन गयो त्यस्तै हुन गयो भने छुट्टी कारण नेपालीसँग खेल्दा र अनि विदेशसँग खेल्दा चाहिँ फरक के हुन्छ? एउटै हो, ट्रेनिङ एउटै हो, केही फरक छैन। केही हुँदैन, फरक छैन। बल उही हो, मान्छे उही हो। उहाँ टेक्निकल हिसाबले ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ करातेको पनि फोडन हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले छुट्टै लक लाएर जितिहाल्नुहुन्छ, थाहा नै हुन्न के ओल्ड इज गोल्ड हो क्या उहाँ। कस्तो लाग्छ हजुरलाई? एकदम प्राउड फिल हुन्छ किनभने यति एज यत्रो कटेको मान्छेले पनि रेस्लिङ सिकेर उहाँले त मलाई के भन्नुभएको थियो नि सुरुमा मलाई एउटा म्याच खेलाइदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो क्या। हुन्छ ल तपाईँलाई म रिङमा उभियाइदिन्छु, एउटा म्याच खेल्नु, भोलि नै आउनुहोस् है ट्रेनिङ गर्नु भनेको। भोलि नै आउनुभयो उहाँले। 1 महिना पनि ट्रेनिङ गर्नु भएन है, लगभग 22-25 दिन ट्रेनिङ गर्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ विदेशमा खेल्नुभयो, इन्टरनेसनल रेस्लर हुनुभयो क्या। 2टा गेम खेल्यो अमेरिकासँग पाकिस्तानसँग सुरुमा। त्यसपछि गएर अब हिमालय टाइगरबाट पनि म खेलिरहेको छु। गुरु भइहाल्नुहुन्छ उहाँको त 13-14वटा म्याच खेलिसक्नु भएको छ अहिले। ओ माई गड। तर गेममा भविष्य छैन भन्छ, तपाईँ त जागिर खाएर रिटायर भएको मान्छे, अलिकति फरक त नपर्ला होइन? तर तपाईँ आफैले जागिर खाइसकेर पैसा कमाइरहेको मान्छेलाई यहाँनिर चाहिँ कस्तो गाह्रो? यस्तो हुन्छ यो भविष्य भन्दा मतलब सन्तुष्टि एउटा। कसैलाई धेरैले सन्तुष्टि हुन्छ भने थोरै पैसाले पनि खुसी हुनुहुन्छ। मेरो पनि अब 18-20 हजार रुपियाँ एउटा पेन्सन आउँछ, त्यसले म सन्तुष्टि छु। मेरो परिवारलाई राम्रोसँग पालेको छु, भगवान्को कृपा हो सबै। घरबाट भन्नु न अब बुढेसकालमा गेमबाट पनि उहाँलाई राम्रै आइरहेछ होइन त? गेमबाट राम्रो आइरहेको छ, हामीले राम्रै देख्यौँ, राम्रोसँग दिनुहुन्छ पैसाहरू होइन, गेमहरू भइरहेको हुन्छ। मलाई सन्तुष्टि हुन्छ। मलाई 1 वर्षसम्मलाई बस्न सन्तुष्टि। घर परिवारबाट चाहिँ फिडब्याक कस्तो आउँछ? हजुर, घर परिवारबाट कस्तो फिडब्याक आउँछ? घर परिवारबाट मेरो घरको भन्नाले अब छोरो पनि मेरो करातेको ब्ल्याक बेल्ट हो, छोरी पनि ताइक्वान्डोको ब्ल्याक बेल्ट, करातेको पनि सोतोगान करातेको पनि ब्ल्याक बेल्ट हो होइन। उनीहरूले चाहिँ अब अलिकति एजेड हुनुभयो, धेरै यसमा चाहिँ अब जोड नगर्नुहोस् भनेर अब त्यो भनिराखेको हुन्छ। तैपनि ठिकै छ, म सक्छु, अहिलेसम्म सक्नेसम्म मलाई आफूलाई थाहा हुन्छ, आफ्नो क्षमता यतिसम्म सक्छु, यतिसम्म भारी त मैले बोल्न सक्छु भन्ने आफूलाई थाहा त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म कतिसम्म सक्छु त्यतिसम्म म अगाडि बढिरहेको छु। साथ छ उहाँको, उहाँलाई सम्मान छ। उहाँ गुरुले हो मेरो, मेरो गुरु, मलाई सबैभन्दा यो ठाउँमा खुट्टा टेक्नु भएको उहाँ हो मेरो आदरणीय गुरु। एउटा भनाइमा छ नि हजुर, जन्म दिने बाबुआमा भन्दा कर्म दिने बाबुआमा ठुलो भन्छ। हुन पनि हो, आमाले त जन्म दिनु मात्रै हुन्छ है, कर्म दिने भने अर्कै आमा हो, गुरु आमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई म धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, सन्तुष्टि छ, म उहाँलाई सन्तुष्टि दिनुभएको छ, मलाई राम्रो दिनुभएको छ। तलबहरू यस्तो बस्ने खानाहरू बस्न दिनुभएको छ, मलाई यहीँ 2-3वटा रुम दिनुभएको छ, उहाँले दिनुभएको छ, बसेको छु, खाएको छु, राम्रो मलाई जस राम्रो छ, सेटिस्फाई। आपको देश में नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी के कैसा ट्रीट करता है गवर्नमेंट ने? नहीं, हमारा तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्टिव है। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मैं गवर्नमेंट के ही सपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ। उसके अलावा इंटरनेशनल रेसलर्स वहाँ पर आते रहे, WWE के रेसलर्स हमारे पास जो है पाकिस्तान में काफ़ी बार आए, हमने इवेंट कराया इंटरनेशनल लेवल का। तो उन्होंने जो है खुद जाके इवन आउट ऑफ पाकिस्तान जाके बताया कि नहीं, पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल एंड गुड कंट्री एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द इंडस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, बिकॉज पाकिस्तान इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क इन प्रोफेशनल रेसलिंग। You know, REW is the only promotion in Pakistan, and
CEO of REW, Mustafa Ali Khan, ex-Mac, is doing the great job to promote professional wrestling there. फ्यूचर कैसा है खिलाड़ी के फ्यूचर तो बहुत अच्छा प्लेयर के लिए? हाँ, फ्यूचर बहुत अच्छा है खिलाड़ी के लिए उधर, क्योंकि देखें हर चीज़ ना गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, गवर्नमेंट को आपको मनाना पड़ता है। देखें मैं इधर मौजूद हूँ, मैं इधर खेलने आया हूँ, फिर मैं चाहूँगा नाम तो हमारे मुल्क का ही रोशन होगा और उसी मुल्क की गवर्नमेंट है। तो जब तक मैं अपने लिए खुद वर्क नहीं करूँगा ना, तब तक जो है गवर्नमेंट क्या, मुझे कोई सपोर्ट नहीं, मेरे अपने पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक मैं अपने लिए खुद काम नहीं करूँगा। देखें हम लोग क्या करते हैं, हम अगर सक्सेसफुल हो रहे होते हैं तो कहते हैं मैंने अपनी मेहनत से किया, और अगर हम फेल होता है तो हम कहते हैं उसकी वजह से हुआ, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं फेल हुआ। गवर्नमेंट देखें सपोर्टर्स तो बाद में आएंगे, सबसे पहले अपने आप को आपने खुद बनाना है। और देखें इस दुनिया में अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे, तो अपनी जिम्मेदारी भी हम खुद ही हैं, दूसरे की हम किसी की जिम्मेदारी नहीं। तो फैमिली के इच्छा अनुसार आए हैं और अगेंस्ट में है ये गेम के? कौन? आपको फैमिली अगेंस्ट में है और आपको सपोर्ट करता है? लेकिन स्टार्ट में तो फैमिली अगेंस्ट में थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब पाकिस्तान में रेसलिंग का नाम व निशान तक नहीं था। तो और देखें कौन सी फैमिली चाहती है कि उसका बच्चा जो है कमाए नहीं, क्या क्या करना पड़ता है आपको मनाने के लिए? क्या करा आपने? सक्सेस से ही मनाया उनको। तो जब हमारे वहाँ पे इवेंट्स होना स्टार्ट हुए प्रोफेशनल लेवल के, फिर हमने फिर WWE के रेसलर्स जब वहाँ बुलाए, और वो इवेंट जब देखा घर वालों ने, फिर घर वालों ने कहा ठीक है बेटा हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद फिर मैं नेपाल आया, यहाँ पे विन किया, फिर दूसरे कंट्रीज भी गया, वहाँ पे विन किया। फिर उसके बाद से फैमिली सेटिस्फाई हो गई, फिर फैमिली क्या, फिर सब सेटिस्फाई हो गया। स्टार्ट में तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं था। हाँ मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे हमें जो सबसे पहले सपोर्ट स्टार्ट किया था, वहाँ पे एक एट्रियम मॉल है, जैसे यहाँ पे सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ पे एक एट्रियम मॉल है, और उसके ओनर हैं तारिक यूनुस हबीब। उन्होंने सबसे पहले हमारे अंदर पोटेंशियल देखा, हमारे अंदर जान देखा, और उन्होंने जो है हमें स्पॉन्सर किया और हमारा पहला प्रोफेशनल इवेंट अपने मॉल में करा। तो उस मॉल, और आज तक क्या वो है, हम लोग आज तक जो है उस मॉल में, एट्रियम मॉल में तारिक यूनुस हबीब के साथ इवेंट्स करवाते आ रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि तारिक यूनुस हबीब के साथ के बाद जो है करम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, जिसमें मुलस्सम यूनुस हैं, वो भी हमारे साथ फिर जुड़े। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली हमने करम प्रॉपर्टीज़ की जो है ओपनिंग के अंदर फेज़ 2 के इनके जो है वो इवेंट कराया था, और कंटिन्यूस जो है ना हम वहाँ पे इवेंट्स करा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा हमें इन दो भाइयों का सपोर्ट है। इसमें तारिक यूनुस हबीब फ्रॉम एट्रियम मॉल और मुलस्सम यूनुस फ्रॉम करम प्रॉपर्टीज़, इन दो की वजह से वहाँ पे प्रोफेशनल रेसलिंग का समझ लें अभी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पर एग्जिस्टेंस है। अच्छा है। भगवती दिदी, तपाईँ आफै पनि अब पहिलो नेपाली रेसलर है लेडिजमा चाहिँ, अब कतिको गाह्रो भयो? अब यो कहानी धेरैलाई थाहा छ, त्यही पनि महिला भएर चाहिँ पहिलाको तुलनामा त अब सम्झ्यो भने त अहिले पनि अब गएको छ रुन मन लाग्छ होइन। केटाहरूसँग ट्रेनिङ गर्दाखेरि सेन्सिटिभ अङ्गहरूमा लाग्ने गर्ने, अनि अब त्यो केटाहरूसँग झगडा गर्ने, जे पाए त्यही बोल्ने, हिँड्दाखेरि किल्चिदिने, मेरो न्युजमा फोटो आयो भने जलाएर फेसबुकमा हाल्ने, मसँग खेल्छेस् भन्ने, यस्तो डोमिनेट गर्ने। त्यस्ता चुनौतीहरू त धेरै खेप्नु पऱ्यो। त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ एकदमै कहिलेकाहीँ अब आफू सक्सेस भएको देख्दाखेरि चाहिँ अब डाको छोडेर रुन पनि मन लाग्छ। त्यही भएर फर्केर हेर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ। अहिले त तपाईँले गर्दा धेरै महिला रेसलरहरू जन्मिसक्नु भएको छ है। 119 जना महिलाहरूलाई रेसलिङ सिकाएँ, लगभग 43 जना जति केटाहरूलाई पनि सिकाएँ। तर छोड्ने, 2-4 दिन खेल्ने छोड्ने, त्यस्तो भनौँ न। अब त्यो भर्ना गर्ने चाहिँ धेरै नै भयो। अब व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्ने कोही पनि छैनन् खासै। अब मैले उहाँ अब भनिहालेँ, हाम्रो कृष्ण मगर हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल रेसलर। अहिले उहाँ के अरे हाम्रो के भन्छ अरे हजुरको ठाउँलाई के भन्छ? सिन्धुपाल्चोक, सरी सिन्धुपाल्चोके टाइगर भन्दा एकदम चर्चामा आउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा उहाँले प्रोग्राम पनि आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ छिटै होइन। अब यति सानो के अरे यति ठुलो उमेरमा, सानो भन्दा चाहिँ यति ठुलो उमेरमा 54 वर्षमा रेसलिङ सिकेर पनि उहाँले खेल्नुभयो नि त। 8-10 वटा म्याच खेल्नु भनेको नर्जो, एजले केही पनि फरक पार्दैन। मैले 40-45 वर्षको महिलाहरूलाई पनि रेसलिङ सिकाएको छु। उनीहरूले पनि 2-4 म्याच खेले पहिला, त्यसपछि छोडे होइन। अनि सानोकोलाई मैले लगभग एकजना भाइ चाहिँ अब सानै थियो के अरे 16-17 वर्षको,
देखि नै मैले चाहिँ रेस्लिङ सिकाएको छु अहिले चाहिँ कन्टिन्युटी त्यति टाइम दिन सकेको पनि छैन आफू पनि अलि व्यस्त भएको कारणले अनि व्यवस्थित तरिकाले यसलाई डेभलप गर्न सकेको छैन तर एक दिन अवश्य पनि गर्छु एउटा हिम्मत लिएर हिँडेको छु गर्छु अब मेरो ड्रिम भनेको चाहिँ एउटा गिनिज बुकमा यहाँ अब रेकर्ड राख्दैछु ओल्ड बुकमा त लेखाइसकेँ अब तिलिचोमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल तिलिचोमा रेस्लिङ गरेर चाहिँ मैले गिनिज बुकमा नाम लेखाउँदैछु छिटो नै अब विश्व रेकर्डमा लेखाएँ तर त्यहाँनिर चाहिँ काला पत्थर जुन 5644 मिटर हाई अल्टिट्युडमा त्यहाँ मैले खेलाडी अब लान पनि समस्या पर्यो अनि त्यो अरू मान्छे लान पनि समस्या अनि त्यो अब हुटिङ गर्ने मान्छेहरू त चाहियो गेम गर्दाखेरि अब कसरी लाने के हुटिङ बिना त एनर्जी आउँदैन एक्सपेन्सिभ छ हरेक कुरा है अनि अब मलाई त्यो बेला अलिकति गभर्मेन्टले पनि धोका दियो आर्मीहरूले पनि धोका दियो हेलिकप्टरमा समस्या आयो भने के भन्यो होइन विभिन्न बाधाहरू भएको कारणले गर्दा जुन सोचे जस्तो गर्न सकिनँ तर मेरो ड्रिम भनेको त्यहाँ एउटा गिनिज बुकमा नाम लेखाएर नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सपना हो अब त्यो पनि हाम्रै देशमा छ हाम्रो देश नेपाल भनेको हिमालको देश भनेर चिनिने देश हो होइन अनि विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल तिलिचोमा चाहिँ अब मैले 9वटा देशको खेलाडीसँग कुरा गरिरहेको छु अनि ल्याएर चाहिँ 200-400 मान्छे लगेर चाहिँ खतरा गेम गरेर चाहिँ ब्लड म्याच खेलेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ विश्वमा चिनाउने एउटा उद्देश्यले हिँडिरहेको छ र मलाई चाहिँ एकदमै साथ सपोर्ट चाहिँ हाम्रो कोबु ब्रान्डम उहाँले एकदमै साथ सपोर्ट गरिरहेको छ हरेक गेममा आइदिनुहुन्छ होइन सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ उहाँले पनि गर्नुभएको छ कसरी खर्च जुटाउनुहुन्छ मलाई यसरी अब किनकि उहाँहरू त एकदम 1 करोड भन्दा त मिनिमम बढी लाग्छ कम्तीमा 1 करोड खर्च हो त्यहाँभन्दा बढी 1.5-2 करोड लाग्ने सम्भावना धेरै छ है किनभने एकदम एक्सपेन्सिभ ठाउँ हो कसरी कसरी जुटाउँछु जस्तो लाग्यो 6वटा त घोडा लाँदैछु 2टा हेलिकप्टर लाँदैछु है अब मिलाउँदैछु अब स्पोन्सर खोज्नको लागि हिँडिरहेको छु त्यही भएर म खासै म यो काममा व्यस्त छु कि अहिले चाहिँ इन्डिया पाकिस्तानको थोरै लडाइँ भएको झगडा भएको कारणले गर्दा एउटा सानो सो मात्र यहाँ गर्न लाग्यो अहिले यो सो गर्नलाई चाहिँ कति जति खर्च हुन्छ होला हजुरको अहिले हाम्रो त्यस्तो धेरै खर्च हुँदैन किनभने हाम्रो महिला रेस्लिङ प्राङ्गणमा हाम्रो आफ्नै हलमा हुँदैछ होइन उहाँहरू आउनुभयो उहाँको आते जाते पनि हुन्छ होला होइन त्यस्तो धेरै खर्च हुँदैन छैन हुँदैन है हुँदैन त्यो म्यानेज आफैले गर्नुभयो कि गभर्मेन्टसँग पनि हेल्प गभर्मेन्टबाट छैन हामी आफैले म्यानेज गरे हो गाह्रो हुन्छ नि 8-10 लाख त खर्च भइहाल्छ त्यति चाहिँ हुन्छ सामान्य सो गर्दा नै 8-10 लाख खर्च हुन्छ ओ माई गड उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ पारिश्रमिक अलिअलि मिलाएर अब म पनि पाकिस्तान जाँदैछु गेम खेल्न कहिले 21 जुन कहिले भन्दा चाहिँ कम बुझ्न थालिसक्नु भाषा नै उसलाई त सबै नेपाली आउँछ नेपाली ल्याङ्ग्वेज आएगा नेपाली म ल्याङ्ग्वेज तिमीलाई माया गर्छु लेकिन चौथी बार आया हूँ समझना तो चाहिए ना नहीं एक नेपाली ल्याङ्ग्वेज म तिमीलाई माया गर्छु क्या आता है नमस्ते म नेपाललाई माया गर्छु म तिमीलाई माया गर्छु Oh my God! What a beautiful sound! सबसे पहले मतलब कि प्यार की भाषा सीखनी चाहिए एक बार बोलो ना कोबु म तिमीलाई माया गर्छु एभ्री नेपाली म नेपाललाई माया गर्छु म नेपाललाई माया गर्छु या म नेपालीलाई माया गर्छु आई लभ नेपाल ओके आपको भी सेम क्वेश्चंस आपको फैमिली ने सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में बिल्कुल मेरे फादर की तरफ से तो फुल सपोर्ट थी क्योंकि वो खुद रेसलिंग के बहुत बड़े फैन थे वीसीआर के टाइम से जब कैसेट्स ला के देखते थे तो उस टाइम से वो खुद देखते थे उनको बहुत शौक था हमारे घर में ऐसा था जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो जब भी रेसलिंग प्ले होती थी तो हमारे घर में बहुत पुराने टाइम से रेसलिंग चल रही है हम सब फैन है रेसलिंग के तो उनकी तरफ से फुल सपोर्ट था लेकिन मेरी मदर की तरफ से थोड़ा था कि क्या मार खाने वाला काम है क्या रिंग में जाके काम थोड़ी है इसमें मार खाना है एक दूसरे को यानी हिट करना है क्या कुछ भी नहीं है छोड़ो कोई और काम धंधा करो लेकिन मेरा पैशन था मैंने कभी इस चीज से मैं पीछे हटा नहीं फिर अब जब वो देखते हैं कि हाँ मैं सक्सेस होते हुए मैंने पिछली दफा इंडिया को हराया और उनको अच्छा लगता आपको कैसा आर्थिक क्या बोलता है इनकम कैसे मिलता है इस गेम से बेसिकली अभी तो पाकिस्तान में ये इनिशियल स्टेजेस पे है प्रोफेशनल रेसलिंग तो अभी इतना ज्यादा तो इसका इनकम का नहीं है वहाँ पे लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह भी बहुत जल्दी जो फ्यूचर के आने वाले रेसलर्स हैं उनके लिए हम इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि जो भी इस फील्ड में आएगा उनके लिए कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसी चीज से वो रेवेन्यू का जनरेट होगा मनी इज नथिंग बट समथिंग बोलता है ना इसलिए मनी होना ही जरूरी है बिल्कुल कैसे आपको खर्च और एक्सपेंसेस जुटाते हो आप मेरा तो रेसलिंग के अलावा मेरा और भी जैसे आपको बताया सोफिया में वहाँ पे जॉब और अपना बिजनेस तो वहाँ से सारे एक्सपेंस में निकाल दो हाँ नेपाल के आपको क्या अच्छा लगा मौसम के अलावा
नेपाल का सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने पिछली दफा मैं आया था, नेपाली थकाली खाया था। ओ थकाली खाना, दाल भात तरकारी। फिर उसके अलावा इनको नेपाली लड़की से भी अच्छा लगा। मैंने जैसे बताया, मुझे नेपाल का सब कुछ अच्छा लगता है। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सोनिया में 2009 में मैंने वहाँ पे जब जिम शुरू किया था, तो वहाँ पे मेरे जितने भी ट्रेनर्स थे वो नेपाली थे। तो हाँ, तो मुझे बचपन से नेपाल जाने का शौक हो गया था उस टाइम से ना। आपको नेपाली लैंग्वेज कौन सा आता है? मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैंने उन्हीं से सीखा था। हाँ। कस्तूचा, ठीक चा। कस्तो छ, ठीक प्यार छ। की भाषा Oh नहीं my सीखी। God. प्यार की भाषा आपने सीखा है कि नहीं? मैंने जो सीखा फिर ये सीखा था तपाई। गाली के भाषा सिखाते हैं जो फर्स्ट टाइम अदर लैंग्वेज सीखते हैं ना, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ गाली की भाषा नहीं, सबसे जो पहले। मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तपाई फुर्सत में की करना उनसे। ओके हाँ Oh my या, God. अच्छा अच्छा। ये 2009 से सीखा है मैंने। तपाईँ फुर्सदमा के गर्नुहुन्छ? उसके भी जितने भी ट्रेनर्स थे वो नेपाली थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन जब मैं पिछली दफा नेपाल आया था, ये अक्टूबर में जो इवेंट हुआ था, टाइटल मैंने जब जीता इंडिया को हरा के, तो जो मेरे नेपाली ट्रेनर थे 15-16 साल पहले वो मैच देखने भी आए थे। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पे आके अपना जिम सेटअप सारा बनाया है। तो अपने नेपाल आके वहाँ से कांटेक्ट किया? जी बिल्कुल किया। तो वो आएंगे मेरा मैच देखने, और मेरे बहुत अच्छी आज तक दोस्ती है उनसे, और मैं भी 15 साल बाद उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था नेपाल, तो बहुत प्राउड मोमेंट था। और वो कहते कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। वो बच्चा था तब जब उन्होंने देखा था, ओह जब मुझे ट्रेन करते थे वो। हाँ, तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी कि मेरे ट्रेनर मेरे अब साथ। आप इसको बोले ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसको यूं देखना पड़ता है इतना बड़ा। वो लंबा है बड़ा नहीं, उसको लंबा कहता है ना। यो नेपाल के नेपाल से बढी त काठमाडौँमै छ होला होइन उनीहरू? के हो बाहिर काठमाडौँभन्दा बाहिर त गएको छैन नि होइन? यिनीहरू रेस्लिङ खेल्न होइन घुम्नलाई छैन। छैन है? अब मनाङमा लाँदैछु दुईजनालाई। ए पोखरा पनि दामी छ नि त नेपालको पोखरा पनि गेम गर्ने प्लान गरिरहेको छु मैले, तर आफ्टर यो पहिला रेकर्ड राख्नु अनि उनीहरूलाई होइन, मतलब एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि हाम्रो नेपाललाई चिनाउनलाई, देखाउनलाई, हिमाल देखाउनलाई होइन, त्यो पनि त एकदम बेस्ट हुन्छ। काठमाडौँ कहाँ कहाँ घुम्नुभयो उहाँहरू? काठमाडौँ के ये काठमाडौँ बोलते हैं, काठमाडौँ के कौन कौन जगह आप घूम लिया? मैं चंद्रगिरी हिल्स गया था। बहुत जगह मुझे अच्छी लगी, पीसफुल है, पहाड़ है, वहाँ पे ज्यादा यानी ठंडा माहौल था, तो वो मुझे बहुत वहाँ पे मैंने एंजॉय किया। वहाँ पे जो भी था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके अलावा एक दो जगह मुझे नाम इतना भी मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा, लेकिन मैं घुमा हूँ यहाँ पे काठमांडू में। क्या थे उसमें, क्या थी, क्या देखा आपने? उसमें यहाँ का एनवायरनमेंट, कल्चर, और लास्ट टाइम जब मैं आया था कोई फेस्टिवल भी था उसके बाद जब इवेंट के, तो हाँ। तो फूड में क्या अच्छा लगा? फूड में ये नेपाली थकाली। थकाली। यहाँ पे मुझे मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्पेशली लेकिन वो भेज है। नहीं मैं वेज नहीं। भेज बहादुर है आपका नाम। मटर तो नाले पनीर अच्छा लगा। मोमो, मोमो आपने खाया? मोमो नहीं खाता। क्यों? भेज में भी मिलता है मोमो। अच्छा चलिए, भेज में भी ट्राई करूंगा। हाँ भेज में भी मिलता है, लेकिन मीट से अच्छा नहीं होता है मीट खाने के लिए, है ना, खाने वाले के लिए। मुझे अच्छी चीज लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ का जो है मटर पनीर बहुत अच्छा लगा, थकाली बहुत अच्छी लगी। थकाली, दाल भात टेस्ट तरकारी बहुत अच्छा है नेपाल के खाने में, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो लोगों का टेस्ट खाने में आ जाता। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अब दिदी, अब गेमकै कुरा गरौँ होला होइन। अब गेम चाहिँ कसरी गराउँदै हुनुहुन्छ, अनि को हेर्न आउन मिल्छ, कसरी आउन मिल्छ? अब हाम्रो रेस्लिङको यो इन्डिया र पाकिस्तानको सो चाहिँ अब हाम्रो महिला रेस्लिङको एउटा प्राङ्गणमा हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ पहिलाको म्याच पनि मैले फर्स्ट म्याच पनि कोबुलाई त्यहीँ खेलाएको थिएँ। त्यतिखेर पनि इन्डिया पाकिस्तानको गराएको थिएँ त्यहाँ। अहिले पनि त्यहीँ गर्दैछु, त्यसको तयार गर्दैछु। अहिले चाहिँ शान्तिनगरमा छ। कसरी आउने, कतिखेर आउने? धेरैजना किनकि एकदम 2 बजे 2 बजे 2 बजेबाट 5 बजेसम्म स्याटरडे शनिबारको दिन, बिदाको दिन नेपालमा त होइन हेर्न आउन सक्नुहुनेछ। त्यो दिन भगवती दिदी पनि खेल्नुहुन्छ? म पनि हेरौँ, अब इन्डियाको केटी आयो भने लड्की आएगा त इन्डियाबाट कोही आयो भने केटी आयो भने आउने कुरा भइरहेछ। आयो भने खेल्छु, नत्र म्यानेजमेन्टमै व्यस्त हुन्छु होला। किनभने अब यताउति सबै एक्लै म्यानेज गर्नुपर्ने भएको कारणले जुरेडी पनि उता सुटिङमा व्यस्त छ। शनिबार उसको अब
अस्मिता आउन पाउँदैन त्यो दिन? सुटिङ छ उसको, ऊ नआउने कारणले एक्लै सबै आफैले म्यानेज गर्नु ओहो गाह्रो रहेछ उसलाई सुटिङ साह्रो लाउनु पर्थ्यो। सायद उनीहरूको चाहिँ म्याच राख्छ। जुरेली भएको भए अझ धेरै म्यानेजमेन्टमा सजिलो हुन्थ्यो होइन? एकदम। अब दिदी यो उनीहरूलाई पनि के कुराको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ नेपाल र यहाँ के फरक पाउँदो रहेछ उनीहरूको कन्ट्रीमा भन्ने कुरा? होइन, उनीहरू त एकदमै नेपाल आउँदा एकदम खुसी हुन्छ सब, एकदम क्लबतिर होइन, डिस्को नै अच्छा लागेगा क्लब लागेको थियो नि पहिले, अनि यताउति खाना ओर्न घुम्न मुभी देख्न हेर्न एकदम खुसी हुन्छ। भाषा नबुझे पनि अब सबैले हिन्दी बुझिहाल्छ बोल्छ पनि, हल्का फुल्का बोलिहाल्छ सब। कहाँ घुमाउनु भयो काठमाडौँमा? मैले घुमाउन पाएन, अब घुमाउँछु। उनीहरूलाई त पहिला घुमाएको थिएँ मैले, यता स्वयम्भू भन्दा माथि के भन्ने ठाउँमा नि लगेको थिएँ, अनि के अरे यो पशुपतिनाथ। ओ माय गॉड, के भन्छ मुस्लिमको लागि त अलि बौद्ध भी गया था, क्योंकि इंडिया से जो लोग आता है ना नेपाल, वो ऑब्वियसली पशुपति जाता है। मैं भी गया, एवरी पीपल, मैं भी पशुपति कितना बार गया, जब भी आया हमेशा गया, क्योंकि मुझे पता है वो ब्लेसिंग वाला मंदिर है और गॉड तो एक होता है, सब लोग बोलते हैं। गया पूरा, मैंने उधर जो सिस्टम होता है, सिलसिला होता है पूरा मैंने किया। इवन मैंने यहाँ जो लगाते हैं आप लोग वो भी लगाया, और वो वहाँ से मुझे ब्लेसिंग वाला वो मिला माला वो जो होती है रुद्राक्ष, तो वो लिया और पूरा जो है वो आपको मौलवी, और आपको क्या बोलता है मौलवी बोलता है ना, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है नहीं वो लगाने में? देखें मौलवी भी हर तरह के होते हैं ना, तो अच्छे भी होते हैं। देखें जिस तरह यहाँ पर भी कुछ पंडित जो है वो ढोंगी भी होते हैं, इस तरह वहाँ पे भी अच्छे जो ओरिजिनल मौलवी है वो तो यही बोलता है कि भाई आप प्यार बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ जाकर जो है, क्योंकि पीस का मैसेज दो, क्योंकि जो इस्लाम जो रिलीजन है एक पीसफुल रिलीजन है। तो मुझे जो ओरिजिनल मौलवी है वो कुछ भी नहीं कहता, यही कहता पीस बढ़ाओ। हाँ, बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ पे वो करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं इतना वो फॉलो करता। मैं जो है हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं पशुपतिनाथ पे पूरा एक हिंदू स्टाइल में पूजा किया, सारा कुछ किया। तो और इसका ये मतलब नहीं कि मैंने इस्लाम से अलग हो गया, मैं अपना मुस्लिम हूँ। हाँ। और ये है कि सबका रिस्पेक्ट करना और सबको वो जाना जो है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, और इससे जो है प्यार बढ़ता है। क्योंकि गॉड एक है, गॉड हर जगह, गॉड हमारे दिलों में, आपके दिल में भी गॉड है, मेरे दिल में भी गॉड है, इसलिए ना मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ ना आप मुझे करेंगे। तो गॉड तो हर जगह। नेपाल में भी 1-2 महीने पहले जंग हुआ था मुस्लिम और हिंदू के नाम पे तराई भेग में, से लुक्स लाइक पाकिस्तान और इंडिया के भेग है तराई, नेपाल के एक जगह है, उसमें पाकिस्तान नहीं मुस्लिम और हिंदू नेपाली ने जंग किया था। वो भी देखें, इसमें असल जो है ना, जो जंग कराने वाले वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो होता है आतंकवादी। आतंकवादी का ना कोई रिलीजन है ना कोई कंट्री है, वो लड़वाता है लोगों को। कोई रिलीजन जो है वो ना हिंदू बोलता है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करो या उससे जंग करो, ना मुस्लिम बोलता है, और कोई लड़ना भी नहीं चाहता। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में जो है ना पीस चाहिए। कि आजकल देखें ना, पूरी दुनिया में, सिर्फ नेपाल या पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में महंगाई इतनी हो गई है, लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब लोगों के पास ना जंग करने का या किसी से नफरत करने का टाइम नहीं है। हर किसी को अपनी फैमिली संभालनी है, अपनी फैमिली को चलाना है, और अपनी फैमिली के लिए सब घर से निकलता है, मेहनत करते हैं, तो किसी को भी जंग नहीं पसंद। तो ये हर रिलीजन में ना एक एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं, और वही आतंकवाद फैलाते हैं, और वो अपने सिर्फ फायदे के लिए। कुछ लोग लवली होता है, एक पाकिस्तान के लड़की है अलीजे जमाली, नेपाल के एक आयुष नाम के लड़का से शादी किया, उसको फैमिली ने एक्सेप्ट किया, धूमधाम से शादी हुआ। अभी वो एलिजे नेपाल में है। अच्छा। नेपाल में रहकर बिजनेस कर रही है। हमारा नेपाल के एक हीरोइन है, पाकिस्तानी लड़का से शादी हुआ, वो मुस्लिम बननी, लेकिन पाकिस्तान के लड़का से शादी हुआ। अच्छा है ना। नेपाली हीरोइन। वो मैं भी जो है जब पहली बार यहाँ आया था
तो सोचता था कि शायद मेरी भी किसी नेपाली से ही शादी हो जाएगी और शायद हो भी जाती, लेकिन नेपाल में भी बहुत लोग हैं मुस्लिम, हाँ बहुत लोग जरूरी थोड़ी है मुस्लिम, हिंदू से भी कर लेता हूँ। हिंदू से बोलो ना। हाँ मैं हिंदू लड़की से भी कर लेता हूँ, लेकिन बात यह है कि नेपाल न्यूज़पेपर जाने वाली बाद में मुस्लिम बनना पड़ता है कि नहीं नहीं? नहीं देखें करना तो है रिलीजन में, लेकिन मैं नहीं करता किसी भी चीज़ पे। अगर वो खुद होना चाहती तो हो जाती, नहीं होता तो मुझे इतना वो नहीं है। लेकिन खैर मुझे जो है पाकिस्तान में उसके बाद बहुत अच्छी एक लड़की मिल गई, तो उसी से लव भी हुआ, एंगेजमेंट भी हुआ और बहुत जल्दी उसी से शादी भी होने वाली। नहीं पहिला नेपालको एउटा एकजना चाहिँ होइन जर्नलिस्टसँग आपको मुलाकात हुआ था, लेकिन वो उसको फिर शादी हुआ, इसलिए उसले भी चेंज कर दिया माइंड। उसले यहाँ नेपालकै केटासँग बिहे गरी जर्नलिस्टले होइन, अब ऊ चाहिँ अब पाकिस्तानीसँग गर्ने भने आप पाकिस्तान आइए ना इसकी शादी पे। वो उसका इन्भिटेसन आना पड़ता है हाँ, नि। जरूर आपको invitation है, आप मलाई तर रियली भन्नुपर्दा पाकिस्तान गएर हेर्नु मन छ कि साँच्चै कि हामी नेपालीहरू जाँदाखेरि हुँदैछ त, म दिदी, जाँदैछु। है त्यो लाग्छ कि हामीलाई त पाकिस्तान गयो भने सोझै गोली ठोकेर मार्छ होला जस्तो त्यो टाइपको मैं हाम्रो जाने जुन छ टाइम में उसको भी इनवाइट करो ना। इन्वाइट करता हूँ, आप आए बिल्कुल। हाँ। मोस्ट ऑफ द पीपल यस्तो हिंदी फिल्म और इंडियन ने ऐसा बीस घोला है कि पाकिस्तान हर लोग देखिए, मुजरिम है। आपने मूवीज में पता है कैसा पाकिस्तानी और कैसा मुस्लिम देखा होगा? सर पे टोपी हो, मेरे हो। है नहीं है, यहाँ पे काली वो काजल लगी हुई होती है, मेरे वो भी नहीं है, और इतनी बड़ी दाढ़ी दिखाई होगी मेरी। क्या वैसे लोग से वो होता है? अरे आप मुझे देखे ना, उसको छोड़े पूछ के भी। नहीं हमारा दिमाग में अभी तक पाकिस्तान अभी आप- बोलते हुए अभी आप भी आंखों से डर बोल लगता है। अभी आप- अभी 2-3 दिन पहले एक टिकटॉक स्टार, पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार के कत्ल हुआ है उसको सालगिरह पर उसके घर में, ये तो देखें- बहुत डर लगता है पाकिस्तान जाने के लिए। देखें मैं जो है ना क्रिमिनल लॉयर हूँ, और मेरी कोर्ट के अंदर नॉर्मली जो है ना मोस्टली मर्डर केसेस ही चलते हैं, मर्डर और नार्कोटिक्स। तो जो है देखें क्राइम तो हर जगह है, ऐसा ही है। किसी जगह नहीं है कहीं जहाँ नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर इतने क्राइम नहीं है, जस्ट लाइक जापान, तो वहाँ पर झूठ बोलना क्राइम है वहाँ पे। तो अब पाकिस्तान जो हमारे देसी कंट्रीज हैं, नेपाल में भी देखें कहीं ना कहीं मर्डर होता ही है। क्यों आपको क्या लगता है उसके टिकटॉक बनाने में इश्यू है पाकिस्तान में? टिकटॉक बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन टिकटॉक जो है ना वो बेसिकली देखें, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान में टिकटॉक यूज करने वालों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन उसका रीज़न ये है, देखिए टिकटॉक ऐप बुरी नहीं है, टिकटॉक एक अच्छा ऐप है जिसकी वजह से देखें हम अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक का जो यूजेज बढ़ गया, जो टिकटॉक का देखें अब हम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा, बच्चा एजुकेशन नहीं ले रहा, वो टिकटॉक पे बैठ के सामने खड़ा होकर जो है वो 2 ठुमके लगा के सोचता है कि यार मैं बहुत बड़ी चीज़ बन रहा हूँ। हाँ। तो देखें एक टिकटॉक की वजह से आहिस्ता आहिस्ता, और फिर दूसरी चीज़ अगर किसी के व्यूज़ बढ़े जाते हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही ईगो में चले आता है कि यार मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, और फिर वो क्या करता है एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना छोड़ देता। तो टिकटॉक की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। और फिर देखें अब महिला जो होती है एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जेंडर है। हाँ। सही है, क्योंकि महिला जो है वो हर एक माँ जगह है, में, वो हर एक कंट्री बहन में। है। हाँ। सही है, हर कंट्री में वो हाँ। एक माँ है। हाँ। सबसे रिस्पेक्टफुल जो है ना रिश्ता होता, और वो जो है टिकटॉक पे आजकल 4 बच्चों की माँ भी जो है वो बेशर्मी से ठुमके लगा रही है। तो जो भी जाहिर सी बात है उसका भाई व शोहर वो जो भी होगा उसको अच्छा नहीं लगता कि उसकी वाइफ को या उसकी इवन बच्चा भी देखा यार मेरी माँ क्या हरकत कर रही है, तो वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल फील करता होगा। या वो जब बाहर निकलता होगा उससे कोई बोले कि यार तुम्हारी माँ कितना अच्छा डांस कर रही थी, तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट वो पड़ता है। इस वजह से जो है ना वहाँ हम लोग इस चीज़ को जो है ना, आपको लगता है वो जो अभी शाना यूसुफ के कत्ल हुआ उसके पीछे के राज टिकटॉक नहीं है, आपको लगता है? नहीं, ऐसे? मुझे तो खैर इस हादसे का इल्म भी नहीं था। ये तो इवन मुझे यहाँ नेपाल आके पाकिस्तान की खबर पता चली। क्योंकि देखें मेरी उधर अपनी बहुत बिजी लाइफ है, क्योंकि देखें मैं 2 कश्तियों का सवार हूँ। मैं डे टाइम में जुडिशल एम्प्लॉई हूँ,
मैं कोर्ट में अपना होता हूँ और डेली का मेरा काम मर्डर और नार्कोटिक्स का केसेस का, और वहाँ से जैसे ही फ्री होता हूँ तो मेरी रेसलिंग लाइफ शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, रेसलिंग को वो स्पोर्ट है जो जिसमें लाइफ टाइम स्ट्रगलिंग है। जब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं तब तक जो है हम लोग एज अ रेसलर तो डेली कहीं ना कहीं मीटिंग्स हमारे साल में 1 या 2 इवेंट नहीं होते, एवरी मंथ मेरा एक इवेंट है उधर। अभी समझ लें यहाँ से जाते ही 7th को यहाँ पे इवेंट है, 10th को मेरी यहाँ से वापसी, और वहाँ जाते ही मुझे सुकून नहीं मिलना क्योंकि 21 को भी मेरा इवेंट है, 21 के नेक्स्ट वीक भी मेरे 2 इवेंट्स हैं, फिर उसके नेक्स्ट वीक भी हमारा इवेंट है। तो वहाँ मुझे इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता, और टिकटॉकर्स की खबरों में तो मुझे बिल्कुल भी वो पता नहीं चलता। तो इस वजह से जो है ना उधर अपनी मतलब एक मसरूफियत नहीं देश के लिए और जो पाकिस्तानी लोग हैं उसके लिए मसला हो सकता है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्या उसका राज, पीछे का राज टिकटॉक ही है? देखिए ये तो सब लोग बोलता है कि टिकटॉक बनाने के असल मसला है उसके फैमिली में। असल जो बात होती है ना, देखें वो जो हम लोग मुस्लिम्स में कहते हैं कब्र होती है, मरने के बाद मुर्दा कब्र में जाता है और हम ये मानते हैं उसका जजमेंट डे स्टार्ट हो जाता है मरने के बाद, तो उससे जो है खुदा हिसाब किताब शुरू करता है। तो हम यही बोलते हैं कि देखें अंदर का हाल जो है ना वो मुर्दा खुद जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अब इसकी बैक स्टोरी क्या है, देखें लोग बातें तो बहुत करेंगे। 1-1.5 घंटा पहले वो टिकटॉक में बहुत सारी केक काटने के और डांस ठुमका लगाने के वीडियो है उसके टिकटॉक में। 1-1.5 घंटा के बाद उसका कत्ल हुआ। लेकिन हम किसी को ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि बगैर प्रूफ के, बगैर एक चीज़ के किसी को बोलते ना, तो हम टिकटॉक को भी ये चीज़ नहीं बोल सकते। एक लड़का अभी वो भी टिकटॉक स्टार है, टिकटॉक में वो है, उसका नाम आया है कि उसने कत्ल किया है। अब वो बोल रहा है प्यार मीडिया में अगर ये कोई बात हो गई हो एक अलग बात है कि, लेकिन हम उसको बहुत सुंदरी था बहुत सुंदरी थी वो लड़की। बगैर प्रूफ के किसी का भी नाम जो है ना बोलना जो है वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि जब तक एक चीज साबित नहीं होती ना हम किसी को मुल्जिम बोल सकते हैं, तो ना हम टिकटॉक को ब्लेम कर सकते हैं। वो बात त है। अब कसरी रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ दिदी गेम हेर्न आउनलाई? एकदम धेरै गफ भयो हाम्रो है, कति धेरै जस्तो त देशकै बारेमा भयो। सबैजना आउनु होला शान्तिनगर है, त्यहाँनिर रेस्लिङ कता छ भनेपछि भनिदिइहाल्छ, त्यो चोकमै थाहा भइहाल्छ। रेस्लिङ फाउन्डेसनमा आएर चाहिँ रेस्लिङ इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ महाभिडन्त हेर्न आग्रह गर्दछु। क्या बोलते हैं रेसलिंग हेरना आने के लिए? जी बिल्कुल, पूरे नेपाल को वेलकम है, आप आए और हमारा मैच देखें पाकिस्तान इंडिया वोटिंग करने के लिए सपोर्ट करने के लिए। तो जो पाकिस्तान इंडिया के अभी जो हालात है वो हम सबको पता है क्या है, तो इसी बेस पे हमें इंडिया से चैलेंज आया और हम यहाँ पे आए नेपाल में इंडिया को फेस करने। उनसे पहले हम आ गए, हमने कहा कि हम किसी से कम नहीं है, अभी तक वो भी नहीं आए इंडिया जिनके साथ मैच है, हम पहले आ गए। तो हमारा यही है कि यानी हम दिखा देंगे कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, और हमारा जो असल चेहरा है, असल रूप है पीसफुल का, और हमारा जो इमेज है वो हम सबको रिंग में दिखाएंगे कि हम क्या है। के भन्नुहुन्छ, कसरी रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ? अब सबै अहिले हाम्रो यो शान्तिनगर हाम्रोमा यो उयो गरेको रेस्लिङमा चाहिँ अहिले पाकिस्तान र इन्डियाको धन्दा लडाइँ हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ अब सबैजना आइदिनु होला, त्यसमा अब म पनि समावेश हुन्छु होला सायद, त्यसमा पनि सबैजना आइदिनु होला। अब हाम्रो आइदिनु होला, हेर्नु होला राम्रोसँग सबैले, राम्रो मानिदिनु होला हाम्रो रेस्लरलाई। रेस्लरहरू उहाँ हुनुहुन्छ पाकिस्तानमा हुनुहुन्छ, उहाँ साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालको पहिला महिला रेस्लर हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय उहाँले सबैभन्दा हाई अल्टिट्युड अग्लो स्थानमा गएर चाहिँ अब रेस्लिङ खेलेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब विश्व कायम गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ गिनिज बुकमा लेखाउँदै हुनुहुन्छ। अब मनाङ जिल्लाको तिलिचोकमा गएर चाहिँ तिलिचोकमा सबैभन्दा हाईमा भएको तालमा गएर चाहिँ रेस्लिङ खेलेर चाहिँ फेरि पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ गिनिज बुकमा लेखाउँदै हुनुहुन्छ। सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला, सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। दिदीलाई सपोर्ट मिल्नेछ हामी पनि आशा गरौँ। दिदीले सोचे भन्दा पनि खतरा गेम होस्। तपाईले जुन भारत र पाकिस्तानको गेम गराउँदै हुनुहुन्छ, एउटा मित्र दुवैजना प्रति त्यो माया पनि झल्कियोस् है। पछि गेम सकेपछि उनीहरूको त्यो एउटा सन्देश जाओस् कि भारतले पनि सिकोस्, पाकिस्तानले पनि सिकोस्, देश देश अब के कारणले हैन पहिले भयो, अहिले त्यही कुरालाई तानेर अहिलेसम्म भइरहेछ। नेपाल र भारत त्यसरी मिलेर भने भारत र पाकिस्तान पनि मिल्नुपर्छ, किनकि एउटै देशबाट अलग भएको भन्ने कुरा हुन्छ। कश्मीरमा लडाइँ भइरहन्छ, त्यही उसले गर्दा अब धर्मको हिसाबले लडाइँ नहोस् हैन,
अब हिन्दू आउँदै हुन्छ कि इन्डियाबाट मुस्लिमै आउनुहुन्छ, आई डोन्ट नो होइन। जो आउँदै हुनुहुन्छ मिलाएर पठाउनु होला दिदी। अल द भेरी बेस्ट सबैजना। यही शनिबार, पर्सि शनिबार जेठ 24 गते शनिबार शान्तिनगरमा 3 बजे 2 देखि 3 बजेभित्र आएर रेस्लिङ हेरेर माया गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो भगवती दिदीलाई पनि माया गरिदिनु होला र त्यसै गरी हाम्रो 2 जना प्लेयर आउनुभएको छ बाहिरबाट, उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नको लागि भए पनि आइदिनु होला, धेरै धेरै अनुरोध। थ्याङ्क यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।